दोस्तों, क्या वाकई में आज इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? इजराइल 1967 से पहले उस देश को देखिए, कोई ज्यादा एरिया उसके पास में नहीं था। और अगर 1947 से 45 से पहले देखेंगे, 1940 के पहले देखेंगे, तो कुछ भी अस्तित्व इजराइल का नहीं था। तो क्या वाकई में आज इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ हेल गाजा के नाम से, और जैसे ही वो एडिटोरियल पब्लिश होता है तो इजराइल की सारी पोल पट्टी सामने आती है। इजराइल जिस तरीके से अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने एरियाज को एक्सपांड करना चाह रहा है, वो अपने पड़ोसी देशों के ऊपर जिस तरीके से एग्रेसिवली वो अटैक कर रहा है, तो ये वाकई में लग रहा है कि इजराइल वाकई में अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। या तो यह हो सकता है कि इजराइल की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बेंजामिन नेतन्याहू की, वो कहीं ना कहीं अपनी सरकार को बचाने के लिए भी इतना जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं और अपने नागरिकों को यह दिखाना चाहते हैं कि देखो हम कितना आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि गाजा के अंदर जो इजरायली नागरिक जो बंदी बनाए गए हैं उनका क्या होगा। हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि इजराइल का पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो कैसे खतरे के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात, क्या वाकई में आज इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? जिस तरीके से कतर के ऊपर अटैक किया गया और उसके बाद में यूएन के रेजोल्यूशन के अंदर यूएस ने अगेंस्ट के अंदर वोटिंग की, तो देखिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मंजर बिल्कुल खराब है, तहस नहस हो चुका है। गाजा के अंदर पूरा का पूरा गाजा स्ट्रिप जो है वो आज शमशान के अंदर बदल चुका है। हम लोग कह सकते हैं कि ये जो गाजा स्ट्रिप है, ये जो गाजा स्ट्रिप है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, अच्छा ये जो सदर्न एरिया है जो कि इजिप्ट से लगता हुआ है, केवल यही एरिया एक ट्रांजिशनल फेज हम लोग मान सकते हैं। अब एक्चुअली में क्या किया था इजराइल ने ये जो जगह थी गाजा सिटी वगैरह, इन पर अटैक किया जबरदस्त, और ताकि यहां से लोग निकलकर इस तरफ जो है वो आना शुरू हो जाए। दूसरी बात, इजराइल ने जब भी खाना फूड जो है सप्लाई किया, जब भी खाना बांटा गाजा के अंदर, तो वो इसी जगह पर बांटा ताकि यहां से जो लोग हैं, बच्चे हैं, भूखमरी के कारण वो यहां पर आकर इकट्ठा हो जाए। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि नागरिक तो यहां पर आ गए गाजा के, और जो हमास के लड़ाके थे वो यहीं पर बचे रहे। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा नरसंहार कम हुआ, लेकिन यहां पर फिर अटैक्स जबरदस्त हो गए। तो ये मंजर जो है आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मंजर है। बच्चे जो है भूखों मर रहे हैं, वहां पर हजारों लोग आज मारे गए हैं। बात है ह्यूमन राइट्स की। लेकिन बात यह भी तो है कि आखिरकार जब 7 अक्टूबर को नोवा फेस्टिवल था, उस पर भी तो अटैक हुआ था, वो भी तो एक नरसंहार था। वहां पर फिर ह्यूमन राइट्स कहां चले गए थे? तो बात तो दोनों तरफ की होगी, टू स्टेट्स बात होगी, ठीक है। तो ये आज वहां का मंजर है। चलो मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से आपको बताता हूं। 7 अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर 2023, अच्छा इससे पहले भी अगर हम लोग चलें तो 24 फरवरी 2022 की वो डेट देखिए जिस समय रशिया ने इन्वेजन करना शुरू किया यूक्रेन के ऊपर, और आज तक वो रुका नहीं है। और अमेरिका लगातार डील्स पे डील्स कर रहा है यूक्रेन के साथ में कि हम आपको अपने वेपन सप्लाई करेंगे। इसकी एवज में अमेरिका ने यूक्रेन के रिसोर्सेस को कैप्चर करना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली $300 बिलियन की डील हुई, तो वहां पर अमेरिकन वेपन्स की खपत हुई। उसके बाद में इजराइल को पकड़ा गया। इजराइल में जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, क्योंकि अमेरिका को पता था कि हमास के बीच में इनका कुछ डिस्प्यूट चल ही रहा है, अब जैसे ही थोड़ा सा स्पार्क होगा, थोड़ी सी आग लगेगी तो उसमें घी डाल देंगे। 7 अक्टूबर 2023 को नोवा फेस्टिवल था इजराइल के अंदर, और वहां से गाजा की जो बॉर्डर है उसको पार करते हुए हमास के लड़ाके आते हैं इजराइल के अंदर, और वहां पर बहुत सारे नागरिकों को किडनैप कर लेते हैं, बहुत सारे नागरिकों को मार भी देते हैं। अब जैसे ये होता है तो वो किडनैप किए हुए जो लोग हैं वो धीरे धीरे छोड़ता है हमास, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हमास के पास में हैं। ये सब कुछ चल रहा था। फिर अमेरिका ने कहा कि हम आपको वेपन सप्लाई करेंगे, और उन्हीं वेपन्स की मदद से इजराइल जो है वो अटैक करता है गाजा के ऊपर। अब जैसे ही गाजा के ऊपर अटैक करता है तो पूरे विश्व के अंदर हो हल्ला होता है कि ह्यूमैनिटेरियन जो ह्यूमन राइट्स है उनका वायलेशन हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। अब 1967 के अंदर इजराइल ने 6 डे वॉर के अंदर, जो कि 5 जून से लेकर 10 जून के बीच में चला था, उस समय सभी अरब कंट्रीज को, इजिप्ट, जॉर्डन, इन सबको हरा दिया था। अब उससे सब लोगों को डर है कि यार इजराइल बड़ा एग्रेसिव तरीके से आगे आता है।
रिसेंटली आपको पता होगा कि जो जेरूसलम है उसके आगे एक सिटी है, उस पर इजराइल ने अपना दावा कर दिया है, क्लेम कर दिया कि ये तो हमारी है। मैंने कल एक लेक्चर लिया था सलामी स्लाइसिंग के नाम से, नाम बड़ा अटपटा है, सलामी स्लाइसिंग। तो सलामी स्लाइसिंग इंडिया चाइना के ऊपर अपनाता है, चाइना इंडिया के ऊपर अपनाता है। जैसे किसी भी क्षेत्र के ऊपर, एक एरिया के ऊपर वो अपना क्लेम करता है और अगला व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं ये तो हमारा है, तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है, लेकिन कुछ टुकड़ा वो ले जाता है। सलामी स्लाइसिंग इसको कहते हैं। रशिया ने रिसेंटली पोलैंड के ऊपर ऐसा किया, और इजराइल जो है वो पैलेस्टाइन के साथ में ऐसा करता हुआ आ रहा है, धीरे 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 जगह को ऑक्युपाइड किया है। सलामी स्लाइसिंग के थ्रू ऐसा हुआ है। रिसेंटली एक सिटी जो है उसको भी क्लेम करना शुरू कर दिया इजराइल ने, वहां पर अपने फ्लैग्स वगैरह लगा दिए हैं, 200 कॉलोनीज के आसपास वहां पर एस्टेब्लिश कर दिया है। अब बात यह है कि इजराइल जिस तरीके से गाजा के ऊपर अटैक कर रहा है और ये देश उसको हेल्प कर रहे हैं, अमेरिका वगैरह हेल्प कर रहे हैं, तो इसी को लेकर एक जो है वो एडिटोरियल पब्लिश होता है टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, हेल गाजा के नाम से। अब ये सब कुछ चल रहा था, अब ईरान जो है इसमें एंट्री लेता है। ईरान एंट्री क्यों लेता है? क्योंकि 2016 के अंदर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, और अमेरिका ने कहा था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बंद कर दे, लेकिन बंद नहीं कर रहा था। और इसकी एवज में इजराइल ने कहा कि हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, अमेरिका की तरफ से, और फिर इजराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया ईरान के ऊपर। और इसका रिटालिएट क्या हो रहा था कि जो हिजबुल्ला थे, जो हौतीज थे, हमास, ये उसके ऊपर अटैक कर रहे थे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस प्रिंसिपल के थ्रू। क्योंकि ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने ही इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाए हुए थे, जैसे हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, हौतीस हो गया, ताकि वो इजराइल के ऊपर अटैक कर सके, और वो कर भी रहे थे। तो ईरान की इसमें एंट्री हुई। अब हमास के कुछ जो लीडर्स थे वो चले जाते हैं कतर के अंदर, तो इजराइल को यह लगता है कि अब कतर के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो उसने कतर के ऊपर अटैक कर दिया और ये कहा कि यहां पर तो हमास के लीडर्स आए हुए थे इसलिए हमने अटैक कर दिया। अब कतर जो है वो चला जाता है यूएन के अंदर कि यार ये तो गलत है, ये तो इंटरनेशनल लॉज का यहां पर वायलेशन हुआ है, तुम कैसे अटैक कर सकते हो। अब जैसे यूएन के अंदर ये बात पहुंचती है तो यूएसए भी इस चीज को कंडेम करता है कि गलत किया है इजराइल ने। आप सोचकर देखिए कि अमेरिका पहले इजराइल का साथ दे रहा था, अब जो है उसको कंडेम करता है यूएन के अंदर जाकर, और इजराइल का दिल टूट जाता है कि यार ये तो वाकई में जो देश हमको इतना बढ़ावा दे रहा था वो आज हमारे खिलाफ ही वोटिंग करने लग गया है। तो इससे इजराइल का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं लगता है कि यार अब क्या होगा इसका। अब इसके पीछे की एक दो और कहानी है। बेंजामिन नेतन्याहू इस बात का प्रेशर जो है वो कैसे हैंडल करेंगे कि गाजा के अंदर जो हमास है उन्होंने इजराइल के नागरिकों को बंदी बनाया हुआ है, अब वो छोड़ नहीं रहा है। अगर वो छोड़ेगा नहीं तो फिर इजराइल के जो नागरिक हैं, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू का वोट बैंक है, वो उनसे नाराज हो जाएंगे और बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी। अब बेंजामिन नेतन्याहू क्या कर रहे हैं कि जो किडनैप हुए लोग हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनको कैसे छुड़वाया जाए, वो तो सीधा अटैक पर अटैक है। और जनता प्रेशर कर रही है कि आप हमारे जो परिवार के लोग हैं इनको कैसे, कब छुड़वाएंगे आप, तो वो सवाल पूछ रहे हैं उधर से। यूएसए अब कंडेम करने लग गया है इजराइल को कि यार ये तो गलत आप कर रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो है चल रहा है। और जिस तरीके देखिए यहां पर आप देखेंगे कि बिल्डिंगों के अंदर लाइट जल रही है, लाइट जल रही है यहां पर, लेकिन फिर भी अटैक पे अटैक हो रहे हैं। मतलब लोग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और उसी जीने के साथ में वो क्या कर रहे हैं, अटैक्स को भी झेल रहे हैं। तो ये गाजा की कुछ फोटोग्राफ्स आप देखिए, हेल ऑन अर्थ ऑन इजराइल एंड गाजा। तो ये आर्टिकल जो है, ऐसे ही आर्टिकल अब पब्लिश हो रहे हैं जो कि इजराइल के अस्तित्व के लिए कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। यहां पर कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल आप देखिए, यूएस ब्लॉक्स पैलेस्टाइन लीडर महमूद अब्बास। तो महमूद अब्बास जो कि पैलेस्टाइन के लीडर थे, उनको न्यूयॉर्क के अंदर यूएन की एक मीटिंग थी, वहां पर आने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, नहीं आ सकते हैं। फिर अब देखिए अमेरिका ने गलती की ना, यहां पर अमेरिका गलती कर रहा है कि यार आने, आप उसको आने क्यों नहीं दे रहे। जब आप टू स्टेट पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं तो पैलेस्टाइन भी एक स्टेट है, तो आप उसके लीडर को आने दीजिए। फिर यूएन जनरल असेंबली ओवरवेलमिंग अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन डिमांडिंग इमीडिएट अनकंडीशनल एंड परमानेंट सीज फायर। तो अब अनकंडीशनल मतलब कोई इजराइल की शर्त नहीं होगी, इसके अंदर कोई शर्त नहीं होगी और ये सीज फायर होना चाहिए। फिर बात क्या है, यूएस वोटीज रेजोल्यूशन फॉर अनकंडीशनल गाजा, ये पहले वाला ही है, ठीक है, सेम है। अब बात यह है कि यूएस ज्वाइन यूएन सेक्रेटरी काउंसिल
कंडेमनेशन ऑफ इजराइल स्ट्राइक ऑन कतर। तो कतर के ऊपर जो अटैक किया गया वो कहीं ना कहीं यूएसए ये कह रहा है कि गलत है। अब मैं आपको दो पहलू बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस एडिटोरियल के अंदर जो हेल ऑफ गाजा के बारे में लिखा गया था, उस आर्टिकल में क्या था, वो कह रहा है कि यार वहां पर 42,000 लोगों की मौत हो गई है गाजा के अंदर, महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ है, बच्चों की हत्याएं हुई हैं। ये तो गलत है। अगर आपको लड़ना है तो हमास के साथ में लड़िए, लेकिन इजराइल का वास्तविक जो चेहरा है, मैं वो बता रहा हूं जो कि एडिटोरियल में पब्लिश हुआ था। इजराइल का वास्तविक एक्चुअल कैरेक्टर जो है वो सामने निकल कर आता है कि वो लोग गाजा के रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ में, महिलाओं के साथ में बलात्कार कर रहे हैं, वहां के बच्चों को मार रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये एडिटोरियल के अंदर लिखा हुआ था। तो क्या यही उनका असली चरित्र है? तो बात यह है कि आपको अगर हमास के साथ लड़ना है, देखिए इंडिया ने अभी पाकिस्तान के साथ में जो किया, मैं कहता हूं कि माइंड ब्लोइंग था। डिफेंसिव प्लस अटैकिंग। हमको अगर आतंकवादी ठिकाने उड़ाने थे तो हमने आतंकवादी ठिकाने ही उड़ाए, वहां के नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया। जबकि पाकिस्तान ने क्या किया, पहलगाम अटैक के अंदर हमारे नागरिकों को किस तरीके से उन्होंने मारा है। तो इंडिया डिफेंसिव प्लस अग्रेशन। हम कभी भी जो है ह्यूमन राइट्स मतलब ह्यूमैनिटेरियन जो है उसको हम लोग सेव रखते हैं। तो इंडिया ने बहुत जबरदस्त स्टेप लिया था। ठीक है, चलो तो दोस्तों आप लोग डीप वर्क इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जैसे जो अपने जीवन में सफल हो चुके हैं उन्होंने अपने काम को किस तरीके से किया, वो तरीके मैंने बताए हैं 30 टेक्निक्स के अंदर, ताकि आप लोग भी स्टडीज के अंदर, बिजनेस के अंदर उन तरीकों को अपना सको और अपने आप को बहुत बेहतर बना सको। साथ ही के अंदर हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज। अगर आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं तो मैं गारंटेड ये कह सकता हूं कि आप अपने जीवन के अंदर कभी आगे नहीं निकलेंगे। आपके दिमाग में वो इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ पाएंगे जो कि आपको जीवन में आगे निकालेंगे। आप अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को भूल जाएंगे कि आपको जीवन में पाना क्या है। क्यों? क्योंकि वो जो कंटेंट है वो आपके दिमाग में, आपके हार्ड ड्राइव के अंदर घुसा पड़ा है। कैसे निकालेंगे उसको? तो एक्सेप्ट कीजिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज, ताकि आपका ये एडिक्शन, आप उससे बाहर निकले, या फिर आप में विल पावर है तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।